FST9 है ना। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं FST9, फटाफट से डिस्कशन इसका कंप्लीट करते हैं। कह रहे हैं एक कैपेसिटर है ना, जिसको हमने बैटरी से चार्ज किया एंड देन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, और उसके बाद उसके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक डालने का मतलब कैपेसिटेंस को बढ़ा देना, डाइलेक्ट्रिक डालने का मतलब कैपेसिटेंस को। और बैटरी डिस्कनेक्ट का प्यारे बच्चों मतलब होता है, बैटरी अगर मैंने डिस्कनेक्ट कर दी मतलब मैंने चार्ज उस पर कांस्टेंट कर दी, चार्ज उस पर कांस्टेंट कर दी। तो पूर्णिमा ठाकुर बेटा देखो यहां पर हमने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब जो भी चार्ज है बेटा वो कांस्टेंट है, चार्ज चेंज नहीं हो सकता, चार्ज चेंज नहीं हो सकता। अब डाइलेक्ट्रिक अंदर आ गया, क्या अंदर आ गया, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक अंदर आने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, केसी, क्या हो जाएगा, केसी, है ना। और अगर बैटरी कनेक्टेड होती तो भी केसी होता, तो भी क्या होता, पर चार्ज जो था वो क्यू था, वो तो क्यू का क्यू ही रहेगा। और जो फील्ड होती जो पहले थी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, उससे हो जाएगी क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ई बाय के हो जाएगी। कह दो आगे, ई इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी से क्या हो जाएगा, वी बाय के हो जाएगा। कह दो समझ में आ गया, बस बेटा ये चीजें। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा लेकिन चार्ज वही का वही रहेगा। और यही अगर बैटरी कनेक्टेड होती, बैटरी कनेक्टेड होती तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस वही का वही। अगर बैटरी कनेक्टेड होती इससे तो बेटा चार्ज जो होता तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस V से V ही रहेगा, करेक्ट है। और V होता है E इंटू डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चेंज नहीं आएगा, पर चार्ज Q से क्या हो जाएगा, KQ, क्योंकि बेटा C जो हो गया वो तो KC हो गया, तो Q इक्वल टू CV से बेटा चार्ज हो जाएगा वो K टाइम्स हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। अच्छा अगर एनर्जी की बात करूंगा तो यहां पर हाफ Q स्क्वायर बाय C से एनर्जी सोचूंगा, हाफ Q स्क्वायर बाय C से, क्योंकि Q कांस्टेंट है, तो U से U बाय के हो जाएगी एनर्जी, U से U बाय के। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो, और अगर बैटरी कनेक्टेड होगी तो एनर्जी किससे सोचूंगा, हाफ CV स्क्वायर से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो बेटा एनर्जी क्या हो जाएगी, U से KU हो जाएगी, U से क्या हो जाएगी, KU। बहुत ही शानदार तरीके से कर चुके हैं। अब अगले में कह रहे हैं दो आइसोसेलेस, दो प्रिज्म को सॉरी हमने कंबाइन किया, ये दो प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशन के लिए वो आ रही है, क्या बोलते हैं, लाइट, है ना, और ये यहां से निकल जा रही। तो दोस्तों टोटल जो डेविएशन आ रहा है, जो मिनिमम डेविएशन आ रहा है वो 30 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, कह रहे हैं अब बेटा इसका मतलब 15 यहां पे आ रहा होगा, 15 यहां पे, क्योंकि सिमेट्रिक केस होता है, R1 R2 बराबर होते हैं। जो डेविएशन इस फेस पे होता है बेटा डेविएशन वही इस फेस पे, तो दोनों फेस पे बराबर होता है। जब मिनिमम डेविएशन होता है तो दोनों फेस पे क्या होता है बेटा, डेल m बाई 2 डेल m बाई 2। क्या ये बात समझ में आ गई। अब कह रहे हैं एक प्रिज्म को हटा दिया तो बेटा डेविएशन क्या रह जाएगा, डेल m बाई 2, है ना, 30 से क्या रह जाएगा 15। कह दो आगे। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ये सर्कल है ना, रिंग है, और यहां से बेटा करंट आ रहा है ना, और यहां से करंट जा रहा है बेटा, अगर मेरे से कोई कहेगा कि क्या ये पर्टिकुलर सिचुएशन इस नीट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पर्टिकुलर वैरायटी आपको जरूर मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड जीरो वाली, भले वो स्क्वायर के लिए मिले, भले वो ट्रायंगल के लिए मिले, भले वो पेंटागन हेक्सागन या वो सर्कल के लिए मिले। तो बेटा जीरो किस किस केस में आता है मैं आपको याद दिलाता हूं। अगर थीटा एंगल पे अगर आ रहा है, इसमें करंट बेटा इधर को जाता है I1, इसमें करंट I2 इधर को जाता है, जितनी फील्ड इसकी इधर को आती उतनी इसके अंदर को आती, टोटल मिलके जीरो हो जाती है। भले स्क्वायर हो, तो अगर करंट किसी भी वर्टेक्स से आता, किसी से भी जाता था, तो बेटा अगर इसमें करंट अगर आएगा I, तो इसमें क्या आता था 3I। क्या ये बात याद आ गई, ऐसा क्यों होता था, I इंटू 3R बराबर 3I इंटू R। अब 3I को आप कह सकते हो I की 3 तारें, तो 3I के कारण ऊपर और 3I के कारण नीचे हो जाएगा। कह दो आगे, 3I के कारण नीचे को भी हो जाएगा, तो बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आ जाएगी, जीरो। तो स्क्वायर में या कोई भी रेगुलर पॉलीगन में किसी भी एक वर्टेक्स से या दूसरे वर्टेक्स से निकल जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो पॉलीगन के कारण आएगी वो जीरो आएगी। सर्कल में भी सेम केस। क्या मैं प्रूव करूं या मैं मान लूं आपको आता है, ये बहुत ही सिंपल है, आपको आना चाहिए। और अगर बेटा जस्ट मैं आपको कहूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी अगर एक आर्क के कारण, तो क्या होती, म्यू नॉट I बाई 2R होती, 2 पाई एंगल के कारण, तो 1 एंगल के कारण म्यू नॉट I बाई 2R अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट I बाई 2R अपॉन 2 पाई। तो थीटा एंगल के कारण क्या हो जाएगी बेटा, म्यू नॉट I बाई 2R अपॉन 2 पाई, ये हो गई म्यू नॉट I बाई 2R हो गई टोटल। तो थीटा एंगल के कारण क्या हो जाएगी बेटा, अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। 2 पाई एंगल के कारण बेटा पूरी के कारण म्यू नॉट I बाई 2R है ना, पूरी के कारण दोस्तों म्यू नॉट I बाई 2R है ना, 2 पाई के कारण म्यू नॉट I बाई 2R है, तो 1 के कारण म्यू नॉट I बाई 2R अपॉन 2 पाई, थीटा के कारण इनटू थीटा। दोस्तों कह दो आगे। इसके बाद दोस्तों कह रहे हैं कि ब्लू लाइट है और ग्रीन लाइट है, थर्ड मैक्सिमा, चौथा मैक्सिमा किसका दूर आएगा बेटा, चौथा जिसका दूर आएगा मतलब जिसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा, तो बेटा दिखा रखा है बेटा ग्रीन की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा ये दिखा रखी है। वैसे तो हमको मालूम है विबग्योर, बी पहले आता है जी बाद में आता है, तो ग्रीन की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, तो ग्रीन की वेवलेंथ ज्यादा है, तो उसका तीसरा मैक्सिमा क्या आएगा, दूर आएगा, है ना, या चौथा मैक्सिमा दूर आएगा, तो एक्स ग्रीन इज ग्रेटर देन एक्स ब्लू। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्या ये बात समझ में आ गई है। पांचवें क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा ये 3 आइडेंटिकल लैंप्स हैं, क्या है बेटा, ये 3
आइडेंटिकल लैंप्स। आप देखिए बेटा, इसमें से आपको अब दोबारा भी क्वेश्चन मिल चुका है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं आया था। तो ये क्या था, आर आर और ये आर, तो आर 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 बाई टू, आर बाई टू आर, 3r/2, 3r/2, तो यहां से क्या आएगा, e अपॉन 3r/2, 2e/3r। इसमें क्या जाएगा, e/3r और e/3r। और जैसे ही ये फूक गया तो e/2r हो जाएगा। e/2r यहां कम हो जाएगा करंट, क्योंकि 2/3 0.6 और यहां पे 1/3 0.3, बाद में e/2r हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.5। तो इसमें करंट बढ़ जाएगा, इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, इसकी घट जाएगी, और ये तो जीरो ही हो गया। कह दो आ गया समझ में बेटा। जब ये हट गया तो e/2r हो जाएगा। e/2r मतलब इसमें करंट बढ़ गया, डिनोमिनेटर कम तो वैल्यू ज्यादा, करंट बढ़ गया तो ब्राइटनेस बढ़ गई, और इसमें करंट कम हो गया तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेटा फोटो दिखाएंगे 6 की, थोड़ा सा जूम करेंगे, ये वेव्स बड़ी बड़ी दिख जाए। आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहां पर कि ना, ये जो वेव्स जब बड़ी बड़ी दिखा रखी हैं, इसमें ये दिखा रखा है कि बेटा ये जो आपको दिखा रखा है 3 वेव्स हैं, और जब ये दोनों 1 हो रहे हैं, जब इनपुट दोनों 1 हो रहे हैं तभी 1 आ रहा है, दैट इज ये एंड गेट है। दैट इज ये कौन सा गेट है, एंड गेट। आप शायद बहुत ध्यान समझ पा रहे हो, 0 0 पे 0 आ रहा है ना, और जब वो 1 है और ये 1 है तभी 1 आ रहा है। जब वो 0 है, ऊपर वाला 0 है, तीसरे वाले में 0 1 पे फिर से 0 आ जा रहा है। क्या ये देख पा रहे हैं बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से समझ लीजिए कि यहां पर बेटा देखो, जब 0 0 है, जब ये 0 तो 0 आ रहा है आउटपुट, है ना, 1 1 पे ही 1 आ रहा है दूसरे स्टेप में, है ना। तो बेटा जब दोनों 1 है तभी 1 आ रहा है, दैट इज ये एंड गेट। एंड में क्या होता है, जब दोनों 1 होते हैं तभी 1 आता है। अगले वाले में कह रहे हैं बिस्मथ की रॉड है, हमने क्या किया, उसको पोल्स के बीच में रखा और वो दूर भाग रही है, परपेंडिकुलर में जा रही है। तो अगर दूर भाग रही है तो बेटा क्या है बेटा, अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने का मतलब होता है डायामैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाने का मतलब होता है डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिक है, परफेक्टली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है बेटा, सुपर कंडक्टर, जिसके लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होती है 0, ससेप्टेबिलिटी क्या होती है -1। क्या होती है बेटा, -1। बिल्कुल शानदार, है ना। अच्छा इसके बाद बेटा अच्छा पैरा और फेरो क्या करते हैं बेटा, अगर पैरा और फेरो की रॉड होती तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट हो जाती, और उसको घुमाते तो वो ऑसिलेट भी करती, वो वापस आना चाहती, दूर भगाते तो वापस आना चाहती, है ना, अट्रैक्ट करती। लेकिन फेरो मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक फर्क क्या होगा, फेरो का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है, पैरा की फ्रीक्वेंसी कम आती है। तो कोई कहेगा पोल्स के बीच में रखा है ना हमने, ऑसिलेट के एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही, कम, जिसकी ज्यादा आ रही है वो फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में प्यारे बच्चों मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है, इस तरीके का आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ, है ना। और अगर जब बनाते हैं डायरेक्टली तो कुछ इस तरीके का ही बना देते हैं, और ये मैक्सिमा आता है Fe56 पे। कहां पे आता है, Fe56 पे। तो 56 पे मैक्सिमा एक ही ऑप्शन में है, और ऐसा बनना चाहिए, तो वैसा ग्राफ दिखा रखा है, थोड़ा सा गड़बड़ दिखा रखा है, इतना चलेगा। 9th क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर O ऑफ द हेक्सागन। बेटा प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, अगर रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर मतलब स्क्वायर ले लो, आप ट्राइंगल ले लो, अगर सारे वर्टेक्स पे होगा तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर पे क्या आता है, 0 आता है। ये भी बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, रिपीट होने वाली चीजें हैं। तो अगर सब पे होगा तो 0, क्योंकि ये इसकी फील्ड इससे कैंसिल हो जाएगी, सेंटर पे फील्ड निकालें, इस क्यू चार्ज की फील्ड इस क्यू चार्ज की फील्ड से कैंसिल हो जाएगी, इसकी फील्ड इस चार्ज से कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो अगर यहां पर नहीं है तो बेटा नेट फील्ड आएगी, खाली इस क्यू चार्ज की फील्ड आएगी, क्योंकि इनकी इसकी कैंसिल हो गई, इसकी कैंसिल हो गई। कह दो आगे, तो नेट फील्ड आ जाएगी इधर को, और वो भी कितनी, KQ/R², और R कितना है यहाँ पे, KQ/A² आ जाएगी फील्ड, एंड टुवर्ड्स जहां पर चार्ज नहीं है उसकी तरफ को, दैट इज अलोंग OF। कई बात समझ में आ गई है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं एक रॉड है m मास की, L लेंथ की, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द U शेप फ्रेम है, और आपसे कह रहे हैं वो गिरता चला जा रहा है, बताने टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी। प्यारे बच्चों देखो मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहां पर बेटा ये रॉड है m मास की, गिरती चली जा रही है। बेटा जब ये v वेलोसिटी से भागेगी दोस्त, तो बेटा EMF किधर को आएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है बाहर को मेरे को मालूम नहीं, कहीं पर भी मैं अंदर को मान लेता हूं, चलेगा क्या, v क्रॉस b से ये BLV आ जाएगा EMF, है ना। तो करंट आएगा इधर को, ILB फोर्स आएगा ऊपर को, तो BLV आएगा EMF। क्या ये बात समझ में आ रही है, BLV आ गया EMF अपॉन रेजिस्टेंस हो गया करंट, ILB हो गया फोर्स। दोस्तों शायद आप समझ पा रहे होंगे, है ना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं बेटा वो ध्यान से पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें, है ना, और फिर साथ साथ में पहले सॉल्व कर लें, और फिर एक बार सॉल्यूशन देख लें, क्वेश्चन पढ़ लें पॉज करके, है ना। तो यहां पर क्या आ गया, और साथ में लिखते जरूर चलें।
जो लोग वीडियो देख रहे हैं। तो बेटा BLV बाय आर ये हो गया करंट, ILB हो गया फोर्स, और जब ये फोर्स जो ऊपर को आ रहा है जब ये mg के बराबर होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी, यहां से क्या आ जाएगा mgr/b²l²। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले में इलेक्ट्रॉन एंटरिंग नॉर्मली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 मीटर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 3200 वोल्ट पर मीटर, व्हाट इज द डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ। बहुत छोटे से डिस्टेंस में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत छोटे से डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मार्कर में डाल दिया है ना, बहुत ही छोटे से डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे दोस्त, है ना। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्त बहुत ही छोटे से डिस्टेंस में है ना, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा था जो कि काफी तेज आ रहा था, परपेंडिकुलरली एंटर किया, मान लो फील्ड ऊपर को है तो ये नीचे को डेविएट कर जाएगा ऐसे, तो कितना डेविएट किया ये बताना, समझ में आ गई बात। और अब बेटा ये जो चीज है ना और ये जो चीज है इसमें फर्क ना माने, क्योंकि जब ये बहुत दूर होगा ना तो फर्क इसमें होगा, आप कहोगे ये इतना ये इतना, पर एक्चुअली ये बहुत पास में बहुत छोटा सा डिस्टेंस ही वो फील्ड के अंदर गया बहुत ज्यादा स्पीड से, तो ये डिस्टेंस और ये बराबर है। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई है ना। तो ये बहुत थोड़ा सा ही नीचे गया है बेटा, आप समझ सकते हैं कि अगर एंगल ज्यादा होता है जैसे ट्राइंगल में तो बेस और हाइपोटेन्यूज में फर्क होता है, पर अगर एंगल बहुत ही कम हो तो बेस और हाइपोटेन्यूज अप्रोक्सीमेटली प्रदीप सर बोलते बराबर होता है। कह दो आगे, समझो ये आगे समझ में। अब बेटा प्यारे बच्चों में बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, अगर ये 0.1 मीटर आगे गए, कितना आगे गए 0.1 मीटर, तो बेटा इस डायरेक्शन में तो जो बेटा फोर्स है कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर को है तो फोर्स ई नीचे को आ रहा है, फोर्स आ रहा है वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटी चेंज होगी वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में प्यारे बच्चों कोई फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो अगर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में लगाऊं तो x इक्वल टू यूटी आ जाएगा, जो भी इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी वहां से आपके पास टाइम आ जाएगा। अब उतनी देर में y डायरेक्शन में कितना नीचे को उतरेगा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 थी तो 0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और t स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा ई बाय एम और टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। बहुत ही शानदार तरीके से आप यहां से अब सॉरी ये y था, y निकालना है ना, E गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बचपन से मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बचपन से मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है, x 0.1 है, वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है। क्या मैं सॉल्व करूं? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, है ना, सॉरी पोटेंशियल गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ आर, है ना। अगर पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर दे रखा है, यहां पर V1 पे R1 वैल्यू दे रखी है, V2 पे R2, और ये वैल्यूज क्या क्या हैं, यहां पर 100 वोल्ट है ना, यहां पर 95 वोल्ट है, यहां पर 4 है मीटर और यहां पे 6 मीटर है। बेटा माइनस डेल वी बाय डेल आर होती है फील्ड, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स ई एक्स होता है, माइनस डेल वी बाय डेल वाई ई वाई होता है, माइनस डेल वी बाय डेल जेड ई जेड होता है, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स एफ एक्स होता है, माइनस डेल यू बाय डेल वाई एफ वाई होता है, माइनस डेल यू बाय डेल जेड एफ जेड होता है। अब बेटा माइनस डेल्टा वी क्या होगा बेटा 95 माइनस 100, तो डेल्टा वी हो गया -5 बाय डेल्टा आर 6 माइनस 4 2 माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर करना था, दैट इज 5/2 इज द आंसर। पॉजिटिव आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है बेटा आंसर पॉजिटिव, है ना। दत्ता बेटा आपको इधर देखना भी होगा दोस्त साथ साथ में, है ना। आप इधर आ जाओ, ऐसे थोड़ा सा और इधर हो जाओ, है ना, और आईपैड को अपनी तरफ मोड़ सकते हो, उससे वो नहीं चेंज होगा, है ना, ठीक है। हाँ दोस्त समझ में आ गया, बस फायर ना करें, है ना, पीछे जनता बैठी है। चलिए आइए बेटा अब देखिए बात सुनते हैं ध्यान से प्यारे बच्चों। यहां पर माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये बात समझ में आ गई है? अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो बेटा फील्ड क्या आ जाएगी, माइनस डेल वी बाय डेल आर 0 आ जाएगी। पोटेंशियल कांस्टेंट किसमें होता है दोस्त बता दो जरा, कंडक्टर के अंदर। किसमें कांस्टेंट होता है? कंडक्टर के अंदर। और कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होती है? 0 होती है। हालांकि वहां पर मैंने समझाया अलग तरीके से था, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मैंने क्या बोला था? तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो मिनिमम वर्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो 0 है। क्या दो आगे समझ में आ रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, एन ईएमएफ ऑफ वोल्टेज 15 वोल्ट इज अप्लाइड इन अ सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टेंस एंड 10 ओम रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ करंट एट t इक्वल टू इनफिनिट एंड t इक्वल टू 1। एलआर सर्किट है प्यारे बच्चों, ग्रोथ ऑफ करंट का सर्किट है। ग्रोथ ऑफ करंट होता है तो बेटा फंक्शन क्या था, i इक्वल टू ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, i इक्वल टू ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। और जब घट रहा होता है, जब डिके ऑफ करंट का होता है, i इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, i इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो बेटा यहां तो बेटा ग्रोथ ऑफ करंट का यहां बढ़ रहा है, इनफाइनाइट टाइम पे करंट आ जाएगा ई बाय आर। एलआर सर्किट है दोस्त, कैसा सर्किट है? एलआर सर्किट है मेरे दोस्त, है ना। यहां पे ईएमएफ है ना, यहां पे इंडक्टेंस है, यहां ई आर।
तो बेटा आई क्या आ जाएगा, ई बाय आर वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, आई इक्वल टू ई बाय आर वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। बहुत ही आराम से हम लोग कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ पा रही है आचल पुत्र? तो आई इक्वल टू ई बाय आर वन माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, यहां से बेटा अब बेटा अगर मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेटा इनफाइनाइट टाइम पे दोस्त करंट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम पे हो जाएगा ई बाय आर, और 1 सेकंड पे शायद पूछा है ना, कब पूछा है, 1 सेकंड पे रेशियो बताना, तो ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना। अब टाउ क्या होता है, एल बाय आर। एल बाय आर की वैल्यू क्या दे रखी है, एल दे रखा है क्वेश्चन में 5 और आर दे रखा है 10, ये हाफ आ रहा है ना, टाइम 1 है तो ये e की पावर -2 बन जाएगा। टाउ 1/2 का 2 आया, टाइम 1 है तो e की पावर -2, 1 माइनस ई की पावर माइनस, ये 1/e² है, e² माइनस 1/e², e² ऊपर चला जाएगा, रेशियो आ जाएगा e² अपॉन e² माइनस 1। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल बातें हैं। आई इक्वल टू ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, जब करंट बढ़ रहा होता है, और जब घट रहा होता है आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना। कह रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज इंक्रीज्ड n टाइम्स व्हेन इट इज इनक्लोज्ड बाय एन अर्थ कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर, द रेशियो ऑफ देयर रेडिया इज। बेटा देखो मैं आपको याद दिला देता हूं एक बात, बेटा अगर स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कोई कहेगा डायरेक्टली तो मैं कहूंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस है। क्या बोलूंगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस है ना। अब बेटा देखो दो कंडीशन आती है, बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। हाँ दिलीप बेटा के मदद करेंगे दोस्त मिटोने में। बेटा अगर ये एक A रेडियस का स्फीयर है, ये B रेडियस का स्फीयर है, अकेले का कैपेसिटेंस क्या था बेटा, A रेडियस का अगर अकेला तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है दोस्तों, याद आ गई बात। बेटा V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, Q इक्वल टू CV से कंपेयर करो तो C आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, C क्या आ जाएगा दोस्त 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब बेटा अगर इसके बगल में इसको अर्थ कर दिया तो हमेशा कितने टाइम्स हो जाता है, B अपॉन B माइनस A टाइम्स। अर्थ कंडक्टर पास में लाते तो बढ़ जाता है, और कितना बढ़ जाता है, B अपॉन B माइनस A टाइम्स, आपको मैंने याद कराया था। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A से क्या हो जाएगा, B अपॉन B माइनस A टाइम्स हो जाएगा, और इसको N क्या रखा है, B अपॉन B माइनस A को क्वेश्चन में क्या रखा है, N। यहां से आपको B बाय A निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है, रेडियस का बड़े आराम से कर सकते हैं, B बाय A निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। और हालांकि मैं जस्ट दूसरा एक और आपको केस बताने वाला हूं, अगर मान लो ये था B रेडियस का और इसके अंदर लाके एक बिठा दिया हमने A रेडियस का अर्थ करके, तो भी बेटा पहले कैपेसिटेंस क्या था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, अब क्या हो जाएगा B अपॉन B माइनस A टाइम्स, B अपॉन, बहुत ही आराम से आप बता सकते हैं कैपेसिटेंस ये आ चुका है। क्या दो आगे समझ में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B² अपॉन B माइनस है ना, ये आपको याद करके रखना है, इसको आपको डिराइव वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं, अपने मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब बेटा कह रहे हैं फिल्म है एक ऑयल की फिल्म है, उस पर क्या हो रहा है, कभी कभी बारिशों में जैसे पेट्रोल गिर जाता है तो आपको दिखता है वहां पे कलर्ड सा आपको दिखता है। तो बेटा देखो ये मेरे चश्मे पे भी आपको कलर्ड दिख सकता है, मैं हिलाऊंगा, है ना। तो ये जो कलर्ड दिखता है ना, ये बहुत पतली सी फिल्म में दिखता है ना। ये जो कांच अभी हमारे सामने क्लास में लगा, इसमें कलर्ड वाली फ्रिंजेस नहीं बनती हैं, वो तभी बनती हैं जब पाथ डिफरेंस किस ऑर्डर का होता है बेटा, लैम्डा, मतलब आप मान लीजिए मैक्सिमम 3 लैम्डा के ऑर्डर, कितने ऑर्डर का, तो जो थिकनेस हो सकती है बेटा बस वो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा के ऑर्डर की हो सकती है। कितने ऑर्डर की हो सकती है बेटा, रीजन मैंने आपको बताया था, हालांकि रीजन जानने की जरूरत नहीं मेरे को, अगर मेरे को कोई पूछेगा ये नीट में आने लायक क्वेश्चन तो मैं कहूंगा वैसे तो नहीं, है ना। हालांकि एलएन वालों ने दिए तो मैं कहूंगा कि आप तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात भी नहीं ज्यादा खास, है ना। तो जब पाथ डिफरेंस एक्चुअली में लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा के ऑर्डर का होता क्या बेटा, एक रिफ्लेक्ट होकर आती है आगे से और एक पीछे से रिफ्लेक्ट होकर आती है, उन्होंने इंटरफेरेंस फॉर्म करना है। होता क्या बेटा, जो वेव्स होती है ना वो ऐसे, वो लगातार नहीं होती हैं, वो टूट भी जाती हैं, ऐसे ऐसे आ जाती हैं। ये 2-3 लैम्डा तक ही क्या होते हैं, लगातार होती हैं। तो अगर जब लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो बेसिकली तब ये इससे इंटरफेयर करता है, तो मैक्सिमम बनेगा 2 लैम्डा तो भी, लेकिन 3 लैम्डा पे पक्का नहीं कह सकते, 3 लैम्डा आगे जाऊंगा तो हो सकता है मिनिमम बन जाए। तो उसके बाद क्या होता है, वो खुद के साथ भी कोहेरेंट नहीं रह जाता है, मतलब प्रॉब्लम ये होती है। तो बेटा हम क्या कहेंगे कि बेटा अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, मैक्सिमम बन रहे तो कब तक बनेंगे, जब तक 3 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा मैक्सिमम। अब बेटा 400 से 700 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में क्या होगा, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम जो है वो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की और उसका 3 गुना कितना आ जाएगा बेटा, 3 गुना जो उसका निकल के आ जाएगा बेटा, वो क्या आ जाएगा 12000 से लेके 21,000 तक, 12,000 से 21,000 एंगस्ट्रॉम तक। पर पाथ डिफरेंस तो जो आएगा वो थिकनेस से डबल आएगा, तो उसका हाफ चाहिए मेरे को। तो हजारों एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए, हजारों एंगस्ट्रॉम में आंसर जो है वो एक ही ऑप्शन में है 10,000 एंगस्ट्रॉम, बाकी तो बहुत दूर दूर के।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन I1 I2 I3 में बड़ा कौन है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये 10 है, ये 100 है, ये 5 है, ये 50 है। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है दोस्त, है ना। यहां पे 5 है, यहां 50 है, ये 10 है, ये 100 है। तो 10/5 100/50 बराबर है। तो इसमें करंट जो आएगा बेटा वो तो जीरो आएगा। I3 इसमें दिखा रखा है, इसमें जीरो आएगा। यहां पे बैटरी लगा रखी है ना। अब बेटा अब I1 I2 किसको कहा है? I1 इसको कहा है, I2 इसको कहा है। डेफिनेटली I2 मैक्सिमम होगा, क्योंकि ऊपर इसमें तो करंट जाना ही नहीं, हटाओ। ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा, नीचे कम है, पोटेंशियल डिफरेंस वही, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम। I2 सबसे ज्यादा, I1 उससे कम, I3 तो शून्य है, तो I3 मिनिमम हो जाएगा। कह दो आ गया। नेक्स्ट इसके बाद बेटा ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ये बहुत ही शानदार है। पोटेंशियोमीटर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। नए नए सी बात पे भाग के आए आगे, बेटों ने मदद करेंगे। यहां पर एक बैटरी है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, 100 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी। और कह रहे हैं यहां पे हमने E/2 EMF लगाया। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो उससे नल पॉइंट पे कोई फर्क नहीं आता है। गैल्वेनोमीटर लगाया, नल पॉइंट कहां आएगा? तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि यहां पर पूछ रहे हैं इफ बैलेंस इज ऑब्टेन्ड, बैलेंस अगर मिल रहा है तो अब देखो बेटा, बैलेंस अगर मिल रहा है, बैलेंस तो तभी मिलेगा जब इसमें E/2 का ड्रॉप आए। अगर E/2 का यहां ड्रॉप आया, E/2 का यहां आया, तो बेटा इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर में करंट ही नहीं आएगा, क्योंकि जो इसमें ड्रॉप आया वही इसमें आया, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर है। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है। गैल्वेनोमीटर में जीरो आएगा अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया। दोस्तों नजारू बेटा समझ में आ रहा है ना। अब बेटा दोनों का पोटेंशियल अगर बराबर हो गया है, दोनों का पोटेंशियल अगर बराबर हो गया तो बेटा क्या होगा? बेटा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो एंड हेंस करंट जीरो निकल के आएगा। करंट कितना निकल के आएगा? जीरो निकल के आएगा दोस्तों। तो बस मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि इसमें E/2 का ड्रॉप कैसे आ सकता है कहीं से कहीं तक भी। अगर ये R है, ये भी R होगा, इसका वायर का रेजिस्टेंस भी R होगा, तो R और R क्या हो जाएगा? 2R में E का ड्रॉप है तो R में E/2। तो अगर इसका मिनिमम रेजिस्टेंस अगर R होगा ना बेटा, तभी ऐसा हो पाएगा कि यहां पे E/2, तो भी नल पॉइंट यहां पे आएगा। R से ज्यादा होगा, जैसे मान लो ये 2R है और R, तो इसमें 2E/3 का ड्रॉप होगा, इसमें E/3 का, क्योंकि बेटा जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो प्रोपोर्शनल टू R होता है। अगर ये 2R है तो इसमें अगर x का ड्रॉप आएगा, और ये 2R है तो इसमें 2x का, 3x = E, तो x क्या हो जाएगा? E/3 और 2x 2E/3, तो भी हमको कहीं ना कहीं रीडिंग मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब कह रहे हैं कि सबसे पहली बात, बैलेंस विल बी ऑब्टेन्ड ओनली इफ रेजिस्टेंस ऑफ AB इज ग्रेटर देन R। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बेटा मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, अब रेजिस्टेंस कितना भी हो इसका, जितना मर्जी बढ़ा दो, जितना मर्जी इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ाते चले जाओ, E से ज्यादा तो आ नहीं सकता। E से तो कम ही आएगा, E-IR का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। अगर E-IR का पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, पूरे में E से कम आएगा, तो आधे में E/2 से कम आएगा। तो रीडिंग जो भी आएगी वो 50 के बाद आएगी। रीडिंग जो भी आएगी वो किसके बाद आएगी? 50 के बाद। तो बेटा यहां दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। बेटा रीडिंग जो भी आएगी वो 50 के बाद आएगी, क्योंकि E/2 का ड्रॉप इसमें आ रहा है। इसका रेजिस्टेंस कुछ भी कर लो, पोटेंशियल ड्रॉप E-IR, E- समथिंग आएगा, तो जो रीडिंग आएगी वो E/2 पोटेंशियल ड्रॉप। बेटा अगर इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो E से कम है, तो आधे में E/2 से कम, तो E/2 पोटेंशियल ड्रॉप के लिए आधे से ज्यादा जाना पड़ेगा। कह दो आगे। तो लेंथ जो मिलेगी मेरे को, बैलेंसिंग लेंथ, दैट विल बी ग्रेटर देन 50। दैट इज ऑप्शन 2 and 3, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्रिकेट मैच देखना है तो टेलीस्कोप से देखोगे या दूरबीन से देखोगे, बाइनोक्यूलर से। बेटा कभी कोई टेलीस्कोप से देखता हो देखा आपने? ना, है ना बेटा। एक आंख से तो खाली निशाना लगाया जाता है, डायरेक्शन अच्छा पता लगता है ना। वो 3D व्यू नहीं आएगा, 3D व्यू नहीं आएगा, है ना। क्लास में आपको बोला जाए ऐसे करके बैठो तो दिक्कत होगी ना भाई, आंख भी दुखने लग जाएगी। खाली पंगा काय लेना, 3D व्यू देखो। दो चश्मे बेटा, जब 3D मूवी देखने जाते तभी 3D दिखाई देगा, दो आंखें तो 3D, इससे डिस्टेंस का आइडिया लग जाता है ना। तो एक आंख से मतलब 3D व्यू नहीं बनेगा, तो इसलिए हम बाइनोक्यूलर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बाइनोक्यूलर। फ्रॉनहोफर लाइंस बेटा ये किसी काम की चीज नहीं है, वैसे तो जस्ट बता दो। इनर पार्ट ऑफ सन से निकलती है और सन के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, सन के स्पेक्ट्रम में मिलती नहीं है, सन के ही इनर पार्ट से निकलती है और सन के ही आउटर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहे हैं, इफ अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 की पावर -12 कूलम मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड
ठीक है, पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 की पावर -12 कूलम इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में दोस्त ये जा रहा है, वेलोसिटी जो है प्यारे बच्चों वो एक्स एक्सिस में है, ठीक है, और मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 10 की पावर -10 न्यूटन इन वाई डायरेक्शन, फोर्स आ रहा है 10 की पावर -10 न्यूटन, तो बताना है मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो मिनिमम कितनी होगी। तो बेटा क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स होता है, क्यू वी बी साइन थीटा ये फोर्स होता है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 10 की पावर -10, तो यहां से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की पावर -10 अपॉन क्यू इंटू वी इंटू साइन थीटा। अब क्वेश्चन में क्यू और वी तो गिवन है, बी मिनिमम के लिए मतलब थीटा 90, जब साइन थीटा मैक्सिमम और डिनोमिनेटर मैक्सिमम तो वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, है ना, तो 90 एंगल होना चाहिए, बस बेसिक बात यह है। और फिर किधर को होगा बेटा 90 एंगल, या तो ऊपर को होगा या नीचे को होगा, तो वी क्रॉस भी ऊपर को चाहिए तो अंदर को होगा, कह दो आगे, हाँ ना बोल दो यार। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होगी और वैल्यू कैलकुलेट करनी तो कर लीजिए, क्योंकि चार्ज कितना गिवन है दोस्त यहाँ पे 10 की पावर -12, तो ये बन जाएगा 100 यहाँ पे, और वेलोसिटी गिवन है 10 की पावर 5, तो 100 अपॉन 10 की पावर 5 से 10 की पावर -3 आंसर आ रहा है, और नेगेटिव z डायरेक्शन, दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं डाइपोल है प्यारे बच्चों, डाइपोल है, जो नेट फील्ड आ रही है वो y डायरेक्शन में आ रही है प्यारे बच्चों। अगर नेट फील्ड y डायरेक्शन में आ रही है, देवेंद्र भाई है ना, नेट फील्ड आ रही है y डायरेक्शन में आ रही है, मान लो ये थीटा एंगल पे है, और बेटा मैं जानता हूं जो पोजीशन वेक्टर होता है उससे कुछ फाई एंगल पे फील्ड आती है ना, और फाई एंगल पे फील्ड आती है, और फाई में रिलेशन क्या होता था मैं आपको याद दिला दे रहा हूं बेटा, ये पी वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, यहां पर बेटा पी कॉस थीटा पी साइन थीटा करते हैं, पी कॉस थीटा की एक्सियल पोजीशन है 2 की है पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, 2 के पी बाय आर क्यूब वाला आएगा 2 के पी कॉस थीटा, यहां पे पी कॉस थीटा पी साइन थीटा की इक्वेटोरियल है के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, नेट क्या आ जाएगी केपी बाय आर क्यूब, इन दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट कर लेंगे, फिर केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और लेट से फाई एंगल पे आ रही तो tan फाई निकालोगे तो क्या आ जाएगा, दिस अपॉन दिस जब करोगे तो tan थीटा बाय 2 आ जाएगा, tan फाई आता था tan थीटा बाय 2, ये आपको याद होना चाहिए, ये पेपर में डिराइव नहीं करना होता, tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाय 2। और पोटेंशियल की बात करूंगा तो इसके कारण पी साइन थीटा के कारण कोई पोटेंशियल नहीं आएगा, इक्वेटोरियल पे 0, पी कॉस थीटा कारण केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना। अब देखो बेटा यहां पर 9 फाई क्या हो गया, क्योंकि ये थीटा है, अब नेट फील्ड ऊपर को चाहिए तो 90 माइनस थीटा पे, तो फाई हो गया 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाय 2, tan फाई इज tan थीटा बाय 2, tan फाई इज tan थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा cot थीटा दैट इज 1 बाय tan थीटा, tan थीटा आ जाएगा √2, tan थीटा क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, √2। बहुत ही शानदार तरीके से हमने कर लिए, बोलो आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ दोस्त ये मोटी वाली बॉटल लेके आना, ढक्कन खोल दोगे भाई ढक्कन, बेटा यहां पर कह रहे हैं, बस ढक्कन वहीं छोड़ दो कोई, हाँ तो प्यारे बच्चों कौन से क्वेश्चन पे आगे बेटा प्लीज मदद करेंगे। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 22, बेटा देखो इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, है ना, या रेजिस्टर हो, बेटा आप किसी में भी जब आप करंट फ्लो कराते हैं, है ना, आप कनेक्ट करेंगे तो ये अपोज करेगा, इसमें भी जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ये अपोज करेगा, कुछ एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। भले कैपेसिटर हो, जब ये हल्का सा चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आगे आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रोकेगा, एक बैक ईएमएफ आप कह सकते हैं, यहां पर भी आ रहा है, और इसमें भी एक पोटेंशियल ड्रॉप आता है रेजिस्टर में भी। और अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस जो भी आप यहां पर डेवलप हो गया, वी पोटेंशियल जो भी डेवलप हो गया, डिफरेंस जो भी पोटेंशियल का डेवलप हो गया वी, तो वन चार्ज को यहां से यहां फ्लो कराने में हर केस में वी वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आई 1 सेकंड में कितना वर्क करना पड़ेगा, वी आई, क्योंकि 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो होता है बेटा वो आई होता है, पोटेंशियल डिफरेंस v है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v है। 1 सेकंड में बेटा जो चार्ज फ्लो होता है सृष्टि बेटा वो क्या होता है, I है ना, करंट होता है बेटा चार्ज फ्लोइंग, है ना, पर यूनिट टाइम, तो vi हो जाएगी बेटा पावर जो डेवलप होगी। पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं मोटर में डेवलप हुआ है 110 और 90 करंट जा रहा है, तो बेटा पावर हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं 110 इंटू 90, कह दो आगे। कॉम्पटन इफेक्ट किस पे बेस्ड है बेटा, ये जस्ट आप रट लीजिए, एक्सरेज पे बेस्ड है ना, वो जब सॉलिड स्टेट में जब निकालनी होती थी मेरे को
एज लेंथ वगैरह जो डायमेंशंस निकालने होते हैं तो वहां पर एक्सरेज यूज करते हैं। जब वो फाइनली इंटरफेयर करके आती हैं तो उससे मेरे को आइडिया लग जाता है कि उस मतलब किस किस एंगल पे हो रहा है, उस एंगल से मैं पता लगा लेता हूं बेसिकली कितनी एज लेंथ है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री में अगर आपको देखना हो, है ना। लेकिन होता क्या, कभी कभी इलेक्ट्रॉन से टकरा के आ जाता है ना, तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेता है और कुछ एक जो स्कैटर्ड फोटोन होता है उसकी वेवलेंथ हमको मिलती है ना। वो जो इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग, है ना। कॉम्पटन इफेक्ट एक्सरेज से बेसिकली डिपेंड करता है, काम का नहीं है, आपके कोर्स का नहीं है ना। अगला क्वेश्चन भी सेम बेटा आपके कोर्स का नहीं, हटाते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन उसे 25th आ रहा है। इन दी सर्किट द गैल्वेनोमीटर G shows zero deflection if the batteries A and B have negligible internal resistance, है ना। तो पूछा है द वैल्यू ऑफ R विल बी, R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू क्या होगी, है ना। दोस्त नयन भाग के आएंगे, है ना। R की वैल्यू क्या होगी ताकि यहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करें। कुछ पोटेंशियोमीटर वाला ही क्वेश्चन है दोस्त। मेरे दोस्त नयन, ये 500 ओम है ना। ये R की वैल्यू पूछी है ताकि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो जाए, और ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट की बैटरी है ना। यहां एक गैल्वेनोमीटर है। दोस्त नयन मेरी बात सुनो ध्यान से। नयन ये है गैल्वेनोमीटर, है ना। जी बनाना चाह रहा हूं, है ना, थोड़ा सा बेकार बन रहा है, इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो अगर यहां पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है तो इसमें भी 2 वोल्ट का आ रहा होगा, तभी कोई मतलब तभी इसका यहां पर 2 वोल्ट ज्यादा है, यहां पर भी 2 वोल्ट ज्यादा होगा। तो इसमें अगर 2 वोल्ट का ड्रॉप है, टोटल 12 वोल्ट आए तो इसमें 10 वोल्ट आएगा। तो इसमें करंट तो जा नहीं रहा है, तो सर्किट तो यही हो गया फिर फाइनली। तो इसमें 2 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, कैसे पता लगा, क्योंकि नल पॉइंट है। यहां पर 2 वोल्ट ज्यादा, यहां पर भी 2 वोल्ट ज्यादा होगा, तभी पोटेंशियल बराबर होगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तभी करंट जीरो। करेक्ट है। तो मेरे दोस्त नयन एक बात बताओ कि अगर इसमें 2 वोल्ट आ रहा है, इसमें 10 वोल्ट, IR का ड्रॉप आता है, R के प्रोपोर्शनल में आता है पोटेंशियल ड्रॉप, इसमें 5 गुना है, तो रेजिस्टेंस इससे 5 गुना होगा, ये वाला रेजिस्टेंस इससे 5 गुना, तो ये 100 होगा। ये क्या होगा, कह दो आगे समझ में यार। हाँ, अगला क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यूनिटी है। मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता था K√L1L2। क्या होता था, K√। मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होता है, जब K1 होता है, जिसको बोलते हैं आइडियल कपलिंग, जिसमें एक से जो भी फ्लक्स है वो दूसरे से कंप्लीटली लिंक्ड है, जब सैंडविच्ड होती हैं। और जीरो का मतलब होता है बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं है ना। तो बेटा अगर कोई कहता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, बेटा इसकी जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की, बेटा वो 1 से हमेशा छोटी होती है और 0 से हमेशा मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा जैसे अगर 2 कॉइल्स हैं ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन्स में, तो इससे जो भी फ्लक्स आएगा इससे जा ही नहीं सकता, है ना। तो अगर एक का फ्लक्स दूसरे में नहीं जा सकता उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 0, और जब कंप्लीटली लिंक हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं 1, है ना, आइडियल कपलिंग। क्या बोलते हैं, आइडियल कपलिंग। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन 27 है। कह रहे हैं एक आदमी है, एक रूम में 4 मीटर डायमेंशन का रूम है ना, और यहां पर एक शीशा लगा है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। आदमी बिल्कुल बीचों बीच है 2 मीटर डिस्टेंस पे। अब इसकी इमेज कहां बन जाएगी, जितना ये पीछे है उतनी दीवार की इमेज आगे बन जाएगी यहां पे। अब कह रहे हैं दीवार का कितना पोर्शन आदमी को दिखाई देगा। अब सोचो अगर ये बिल्कुल बीचों बीच, अगर ये 2 मीटर है दोस्त, 2 मीटर पे ये 1 मीटर है, तो 6 मीटर पे ये कितना होगा, कितना पोर्शन विजिबल होगा, 3 मीटर। कह दो दोस्त आ गया समझ में यार। नवंग नहीं है, ओ सॉरी सरफराज, समझ में आ गया, वो कलर कंफ्यूजन। हाँ, कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में एक कैपेसिटर है बहुत ही खूबसूरत, उसको लगा दिए एसी सोर्स से कनेक्ट करके। दत्ता पुत्र मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, इसमें बेटा कितना करंट आएगा, करंट आएगा V/XC, है ना। तो V/XC, तो ये क्या हो जाएगा V⍵C। और बेटा C को प्यारे बच्चों में क्या कर रहा हूं, हमने कह रहे कैपेसिटर में डाल दिया डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर में क्या डाल दिया अक्षत, मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया बेटा। अगर कैपेसिटर में मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया मेरे दोस्त, तो बेटा C से क्या हो जाएगा KC, एनहेंस करंट विल इंक्रीज। करंट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों समझ में आता जा रहा है, RST समझ में आ रहा है। हाँ, तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कैपेसिटर में ना बेटा 10 मिली सेकेंड में चार्ज आया Q1, हमने चार्ज करना स्टार्ट किया, अगले 10 मिली सेकेंड में आया Q2, है ना। तो बेटा 10 मिली सेकेंड में आया Q1 और अगले 10 मिली सेकेंड में शालू आया है Q2। शालू परेशान हो क्या? हाँ, तो बेटा ऐसे परेशानी, इतना ज्यादा परेशान चेहरा ना बनाया है ना, डर लग जाता है हमको, लगता है पता नहीं क्या हो गया, पॉटी तो नहीं निकल गई कहीं गलती से। हाँ, मन लगा के देखें, इधर देखें। तो प्यारे बच्चों यहां पर बेटा 10 मिली सेकेंड में बेटा कह रहे हैं बेटा चार्ज आया Q1, अगले 10 मिली सेकेंड में आया Q2, तो Q1 बड़ा होगा, क्योंकि बेटा जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है वो आने वाले चार्ज को रोकता जाता है। बेटा चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ ये आता है। अगर ग्राफिकली बोलूं तो इनिशियल में इतना चार्ज बढ़ा, अगले उतने ही टाइम में इतना बड़ा कम, उससे अगले उतने ही टाइम में जो इंक्रीज आएगा वो और कम इंक्रीज आएगा।
क्या सोच पा रहे हैं? वैसे भी आप सोच सकते हैं आने वाले, बेटा जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा क्या आने नहीं देंगे तुझे, अपोजिट बन गया ना, है ना। t इक्वल टू जीरो पे बेटा क्या होता है? जीरो रेजिस्टेंस, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या होता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। दैट इज रोकने की क्षमता करंट को बढ़ती जा रही है, वो करंट को रोकता जा रहा है, करंट को कम करता जा रहा है। पहले 10 मिली सेकेंड में ज्यादा करंट आएगा, अगले 10 मिली सेकेंड में कम, उससे अगले 10 मिली सेकेंड में और कम। और फिर कह रहे हैं कि अगर मान लो वही 10 माइक्रोकुलाम चार्ज की बात करूं, 10 माइक्रोकुलाम, पहला 10 माइक्रोकुलाम t1 टाइम में आया, अगला 10 माइक्रोकुलाम कितने टाइम में आएगा? अगला 10 माइक्रोकुलाम आने में ज्यादा समय लगेगा, करंट कम हो गया, हल्के हल्के आ रहा है। अब अगला 10 माइक्रोकुलाम आने में समय ज्यादा लगेगा, करंट कम हो गया। हैप्पी? समझ में आ रहा है? हैप्पी नहीं आ रहा है? सब ठीक ठाक है? तुम भी गोबर जैसी शक्ल बनाए बैठे, थोड़ा सा खुश हो लो कभी कभी, है ना, है ना। भारत आजाद हो गया, तुमको मालूम ही नहीं चला अभी तक यार। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया है, मैं और सिखाऊं तो अगला 10 माइक्रोकुलाम t2 टाइम में, पहला 10 माइक्रोकुलाम t1 टाइम में, तो t2 जो होगा वो t1 से बड़ा होगा। और अगर पहले 10 मिली सेकेंड में 10 q1 आया, अगले 10 मिली सेकेंड में q2, तो q2 q1 से कम होगा। नासा उत्तर समझ में आ रहा है? तो वैसे तो मेरे को मतलब मूवी का डायलॉग था बाई चांस, अगर वैसे तुम नासा में चले गए तो नासा का सत्यानाशा हो जाएगा। हाँ, तो इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, बेटा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हो रहा है। थोड़ी थोड़ी लिए क्वेश्चन पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ में आया था पहली बारी में, है ना। था क्या बेटा? अगर इसकी जो स्लिट विड्थ है अगर वो लैम्डा है, बेटा पहला मिनिमा कहां आता है दत्ता पुत्र? वेरी गुड, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा पे nth मिनिमा आता है, तो पहला मिनिमा आता है ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा पे, है ना। और अगर ए लैम्डा के बराबर है तो साइन थीटा की वैल्यू 1, दैट इज फर्स्ट मिनिमा विल बी एट 90 डिग्री इंफिनिटी पे। और बेटा फिर ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। अगर पास में होता तो ऐसा आता, है ना। तो डिफ्रैक्शन अगर पैटर्न बनता तो तब बनता जब बेटा यहां पर ये एंगल जो होता, मान लो ये 30 डिग्री आता, 30 डिग्री पे पहला मिनिमा आता, तो फिर कहीं मैक्सिमा भी आएगा। यहां तो पहला मिनिमा इंफिनिटी पे आ रहा है, तो बस ये क्या आ गया? मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर दूर जाते जाते इंटेंसिटी कम हो रही है। दैट इज दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, दैट इज दिस इज केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, है ना। अगला बेटा कह रहे टू अंडरस्टैंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टू फैक्टर्स व्हिच इज अ स्ट्रेट लाइन। कह रहे कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइंस होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। कह रहे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यस, अगर हम इंटेंसिटी को बेटा डबल करेंगे तो फोटो करंट डबल हो जाएगा, इंटेंसिटी को ट्रिपल करेंगे तो फोटो करंट ट्रिपल, क्योंकि बेटा यहां इंटेंसिटी और यहां फोटो करंट है। ये ग्राफ बेटा ओरिजिन से ही पास करता है। रीजन ऐसा होता है क्योंकि बेटा अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हो, डबल करो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स डबल, एंड हेंस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या निकलेंगे? डबल। अनीता बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बेटा आप लोग इतने बुरे चेहरे क्यों बना के बैठे हो क्लास में? हम कोई शोक सभा में आए हैं? बिल्कुल नहीं, है ना, हम हंस सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना बेटा। पोटेंशियल ऑफ एनोड और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में जो ग्राफ आता है वो तो ऐसा आता नहीं है, मैं आपको याद दिला देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो ग्राफ आता है, हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ग्राफ होता है ना, कैथोड और एनोड में। कैथोड बोलते थे हम एमिटर को, एनोड बोलते थे कलेक्टर को, सीसी साथ में नहीं आता, याद आ गई बात। कैथोड बोलते थे एमिटर को जिस पे लाइट फॉल कर रही है, एनोड जिस पे जा रही है। तो बेटा ये ग्राफ आता था करंट का वोल्टेज के साथ, हाँ ना बोलो यार, है ना। अभी उनका एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया कि अगर हम रिटार्डिंग पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाएं तो फोटो करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा, है ना। बच्चों को इंटरप्रेट करने में टाइम, बेटा फोटो करंट का डायरेक्शन कभी भी हमने पलटा ना, बस जीरो हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर हम स्टॉपिंग मतलब अगर हम रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो फोटो करंट का डायरेक्शन पलट जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसी कोई स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती, है ना। ये इस पेपर में नहीं था, ये जस्ट मैंने बताया आपको, है ना। उनके पेपर में आया था, बस वही चीज बोल रहा था। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ फोटॉन्स, बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में होता है ना। और वेलोसिटी के बीच में तो ग्राफ आएंगे, क्योंकि वेलोसिटी की तो बहुत सारी रेंज होती है। कौन सी किसकी वेलोसिटी भाई, सबकी अलग अलग है, तो कोई ग्राफ बन नहीं सकता। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का होता है के मैक्स होता था hnu-5। के मैक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? hnu-5 है। बाकी अगर आपको सारे के सारे ग्राफ देखें तो मॉडर्न फिजिक्स की अपनी एक रिवीजन वीडियो है ना, दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पे, मेरा नाम डालिए आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे ग्राफ आए, 4 ग्राफ बनवाए थे, है ना, आप ही की क्लास की वीडियो जो लोग बच्चे देख रहे हैं। तो के मैक्स इक्वल टू hnu-5, के मैक्स इक्वल टू hnu-5, के मैक्स इक्वल टू hnu-5, है ना। यहां से बेटा आप क्या करेंगे बड़े आराम से, बेटा के मैक्स और न्यू के बीच में ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा?
और ये कौन सी होती है बेटा फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कह दो आगे। और अगर इसको ईवीएस लिखूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। कह दो आगे समझ में यार। और के मैक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एच सी बाय लेमडा माइनस फाइव, एच सी बाय लेमडा माइनस फाइव। तो 1 बाय लेमडा वर्सेस के मैक्स में भी क्या आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। बस स्लोप क्या हो जाएगी? एच सी हो जाएगी। कह दो आगे। दैट इज स्लोप मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, स्लोप मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती। पल्लवी बेटा समझ में आ रहा है? बहुत ही बढ़िया है ना। तो बेटा देखो डोपिंग कह रहे हैं हम, अगले पे चले। बेटा डोपिंग किस में ज्यादा होती है? एमिटर में। एमिटर में क्या होती है बेटा? मॉडरेट होती है। कलेक्टर सॉरी एमिटर में मैक्सिमम होती है, कलेक्टर में मॉडरेट होती है, बेस में मिनिमम होती है। और रीजन क्या होता है बेटा? एमिटर का जो होता है बीच का होता है, कलेक्टर का सबसे बड़ा रीजन होता है, और बेस का सबसे थिन होता है। तो बेस जो होता है थिन होता है एंड लाइटली डोप्ड, एंड बेस इज थिन एंड लाइटली डोप्ड। एमिटर जो होता है वो मॉडरेट साइज का होता है एंड हैवीली डोप्ड, और जो कलेक्टर होता है बेटा वो लार्जेस्ट साइज होता है एंड मॉडरेटली डोप्ड। ठीक है। अब बेटा अगला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कई बार मैं चर्चा में आ चुका है, 33 वाला क्वेश्चन है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। यहां पर बेटा पूछा गया है मेरे से हाफ लाइफ, क्योंकि अप्रोक्सीमेट की बात है इसलिए मैं जुगाड़ से करना चाहूंगा। बेटा यहां पर कह रहे हैं एक्टिविटी का ग्राफ दे रखा है, एक्टिविटी का ग्राफ दे रखा है, 3 घंटे में दिखा रखा है एक्टिविटी हाफ हो जा रही है। यहां थी 100 काउंट पर मिनट से 50 काउंट पर मिनट पे हो जा रही है। तो बेटा हाफ लाइफ हो गई हाफ। अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताऊं, अगर आपका मन ही हो एग्जैक्ट जानने का, तो पहले मैं एग्जैक्ट बता देता हूं। तो बेटा कैसे करेंगे? हेलो मेरे दोस्त पूर्णिमा, पूर्णिमा बेटा देखो इनिशियल एक्टिविटी दे रखी है 100, और एक्टिविटी क्या होती है? लेमडा एन, ln 2 बाई टी हाफ। टी हाफ क्या है? 3 इंटू 60। ये मिनट्स में आ गई एक्टिविटी। ओ सॉरी लेमडा, ये टी हाफ मैंने मिनट्स में ले लिया क्योंकि बेटा इधर भी पर मिनट में गिवन है। तो अपॉन मिनट, यहां पे भी अपॉन मिनट आ गए। तो लेमडा एन ये आ गए इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट हैं। और बेटा हाफ लाइफ में क्या जाएगा? आधे। तो कह रहे हैं कि 3 घंटे में कितने फूट जाएंगे? अगर वो काउंट पर मिनट है तो काउंट का मतलब क्या? कितने फूट गए? डीपीएस, धमाके पर सेकंड। और अगर खाली धमाके पूछो कितने होंगे तो मतलब कितने फूट गए? हाफ लाइफ में तो हाफ फूट गए, हाफ बजे। तो n/2 इज द आंसर। और अगर आपको लग रहा है नहीं हम ऐसे हम मतलब आपको अगर डायरेक्टली करना, आप 100 थे यहां पे 50 हो गई एक्टिविटी, तो 1 सेकंड में एवरेज से 75 फूट रहे हैं, सॉरी 1 मिनट में एवरेज से 75 फूट रहे हैं। तो 3 घंटे में कितने फूटेंगे? 180 मिनट्स में इतने फूटेंगे, है ना। क्योंकि बेटा ऑप्शन बहुत दूर दूर के, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा यहां पूछा गया नॉर्मल फोर्स मैक्सिमम कहां पे होगा? एक चार्ज पार्टिकल है नीचे आ रहा है ना। दत्ता कम ऑन, ये देखिए बहुत ही कमाल का मिटोते हैं, भागते भी बहुत अच्छा है। हाँ ये वाला डस्टर लो, डस्टर, वेरी गुड, यू आर अ गुड बॉय, है ना। तो देखिए बेटा मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। हाँ दत्ता पुत्र, पुत्र दत्ता, यहां पर से चार्ज पार्टिकल को हमने छोड़ा बेटा, जैसे जैसे वो नीचे आएगा। अच्छा बताओ वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी बेटा चार्ज पार्टिकल की? यहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी, या यहां ज्यादा होगी? सबसे नीचे सबसे ज्यादा होगी, यहां पर सबसे ज्यादा होगी बेटा स्पीड, क्योंकि बेटा जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ जाएगी, हर चीज की बढ़ती है। आप सुबह से देखना चालू करो, है ना। तो बेटा मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, यहां पर स्पीड मैक्सिमम है, स्पीड मैक्सिमम है, क्यूवीबी भी मैक्सिमम हो गया, क्यूवीबी यहां पे मैक्सिमम हो गया। और mg तो बेटा अब यहां पे mg का कंपोनेंट आ रहा था जो नॉर्मल दे रहा था, यहां पे तो mg पूरा का पूरा है। तो बेटा जहां स्पीड मैक्सिमम होगी वहीं पे ही नॉर्मल फोर्स मैक्सिमम आएगा, है ना। और अगर आपको नॉर्मल फोर्स निकालने तो कैसे निकालोगे? n माइनस mg माइनस qvb इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर आर। जो भी टोटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है वो mv स्क्वायर ओवर आर। बेटा तो n की वैल्यू जो आनी बेटा वो स्पीड पे डिपेंड करनी, जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी ज्यादा। mv स्क्वायर ओवर आर भी तभी ज्यादा होगा, qvb भी तभी ज्यादा होगा, mg का कंपोनेंट पूरा mg बन जाएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स ज्यादा होता है, वो तो हम बता भी चुके थे कि अगर जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी होती है, तो भी बेटा कहां पे बेटा नॉर्मल फोर्स मैक्सिमम होता है? मैक्सिमम होता है बॉटम मोस्ट पॉइंट में, मिनिमम होता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। nmax माइनस nmin होता है 6 mg, और tmax माइनस tmin भी होता है 6 mg, tmax माइनस tmin भी होता है 6 mg, है ना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो था ये पिछला पेपर में मैंने डिस्कस किया था मेजर टेस्ट 4 में, है ना। इसका भी बेटा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, है ना, मतलब मेजर टेस्ट 4। ठीक है। तो आइए बेटा देखिए आगे बढ़ते हैं। n माइनस mg माइनस qvb इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर आर। सेंटर की तरफ को फोर्स जो आ रहा है n, mg नीचे qvb नीचे, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg प्लस qvb
प्लस एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम बाय आर, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2rg, क्या आ जाएगा, यहां से आर को काटेंगे 2mg 3mg प्लस QVB, बहुत शानदार, और वी को लिख देंगे आप √2gr। यार ये √2gr लिखने में दिक्कत तो नहीं है ना, h हाइट नीचे आएगा तो वेलोसिटी √2gh, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क करेगी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क करेगी नहीं, बिल्कुल सिंपल है ना। अब देखो यहां पर बेटा कह रहे हैं एक सिलेंडर है और यहां पर बेटा एक मैग्नेट आ रही है, उसको ड्रॉप कर दिए, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगी बेटा, देखो वो नीचे आएगी तो नीचे जाने वाला फ्लक्स बढ़ेगा, उसको अपोज करने के लिए ऐसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। आपको बेटा फील करना होगा, अगर मैग्नेट नीचे आ रही है, ये कंडक्टर है तो अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए करंट जो आएगा वो ऐसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इन्होंने क्या रखा है क्लॉकवाइज, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो पहला ऑप्शन गलत। कह रहे हैं मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन होगा जी से ज्यादा होगा, क्या बात कर रहे हो भाई, कुछ रिपल्शन आएगा लेंजेस लॉ से, तो बेटा जी से कम ही आएगा, है ना। सिलेंडर गेट्स हीटेड, यस, जब उसमें करंट आएगा तो वो गर्म तो हो ही जाएगा, I2R हीट जनरेट होगी। कह रहे स्पीड ऑफ मैग्नेट जो है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, इवन इफ इट इज वेरी लॉन्ग। नो बेटा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, इंड्यूस्ड EMF बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, रिपल्शन वाला फोर्स बढ़ेगा, रिपल्शन वाला फोर्स बढ़ेगा, एक टाइम आएगा वो बैलेंस हो जाएगा और टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन पे आ गया हूं। स्फेरिकल एब्रेशन को घटाने का तरीका क्या होता है बेटा? स्फेरिकल एब्रेशन होता क्या है कि जो स्फेरिकल मिरर होता है ना बेटा, ये जो पैरेलल रेज जाती हैं फोकस पे आ जाती हैं, लेकिन आप सोचो अगर यहां जाएगी ये नॉर्मल तो यहां पे आ गया, ये हो सकता है कि आप अगर पर्टिकुलर अगर ऐसा वैल्यू ले लें, मान लो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये ऐसा भी हो सकता है टकरा के यहीं पे आ जाए। अलग अलग एंगल पे बेटा रेज होगी, वो अलग अलग जगह पहुंचेगी, है ना। R/2 पे तो तभी आती है जब बेटा अपर्चर बहुत छोटा हो, तो अपर्चर छोटा करना होता है, बाकी जगह पे लाइट जो आ रही है उसको कट करना होता है। छोटे अपर्चर का मिरर ले लो, है ना, या बाकी जगह पे कार्डबोर्ड लगा दो, है ना। अगर मान लो छोटा मिरर नहीं बन सकता है तो उसको एक कार्डबोर्ड ले लो जिसका खाली अंदर का पोर्शन ही विजिबल रहने दे मिरर का। तो बेटा करना क्या होगा, कह रहे किससे स्फेरिकल एब्रेशन रिड्यूस नहीं होगा, तो इंक्रीजिंग द अपर्चर ऑफ मिरर। नो, इंक्रीज करने से कैसे रिड्यूस हो जाएगा यार, है ना, तो रिड्यूस नहीं होगा। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कटिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, यस, कुछ पोर्शन अगर कट कर दिया इंसिडेंट लाइट का जो बाहर आ रहा है तो उससे तो डिक्रीज हो सकता है। यूजिंग पैराबोलाइडल मिरर, पैराबोलाइडल ले लिए तो आपने बिल्कुल खत्म कर दिया। पैराबोलिक मिरर में तो बेटा एग्जैक्ट फोकस पे आती, कहीं पर भी लाइट है ना। कवरिंग दी सेंट्रल पोर्शन ऑफ मिरर, बेटा सेंट्रल पोर्शन को नहीं कवर करना होता, बाहर वाले पोर्शन को कवर करना होता है, तो इससे भी नहीं घटेगा, तो यहां पर भी ऑप्शन 2 करेक्ट है, ठीक है। कैपेसिटर एन इंडक्टर एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब, बेटा उनको लगाया और फ्रीक्वेंसी को हल्के हल्के हमने बढ़ाना चालू किया, तो कह रहे इलेक्ट्रिक बल्ब जो होगा उसकी ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। प्यारे बच्चों, मैं आपको याद दिला दे रहा हूं कि जो इंपिडेंस होता था वो मिनिमम हो जाता था रेजोनेंस पे, जब ओमेगा नॉट 1/√LC होता है तो ये मिनिमम हो जाता है, और उसके बाद फिर से इंपिडेंस बढ़ता है, और इंपिडेंस मिनिमम तो करंट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैक्सिमम। करंट का ग्राफ ऐसा आता है, रेजोनेंस पे मैक्सिमम। तो बेटा जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे पहले करंट बढ़ेगा और फिर से घटेगा, क्योंकि पहले इंपिडेंस घटेगा, करंट बढ़ेगा, तो I2R से बेटा जो एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो बढ़ेगी, और बाद में करंट वापस घट जाएगा, तो बेटा क्या होगा, जो एनर्जी जनरेट हो जाएगी वो घट जाएगी। समझ में आ गया? हाँ ना बोलो यार दोस्त नरेश, समझ में आ गया? क्या देख रहे हो नाखून में, क्या ढूंढना चाह रहे हो? कल वाला सामान आज का? वैसे तो तुरंत कैश का ही देखा जाता है। आइए देखिए बेटा इसी बात पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे बहुत ही खूबसूरत 2 मैग्नेट्स हैं, है ना। ये 2 मैग्नेट्स हैं, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट mm है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, m√2। क्या आ जाएगा, m√2। और कह रहे हैं इससे r डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो बेटा ये जो डिस्टेंस हो गया ये कौन सा हो गया, एक्सियल पॉइंट। कौन सा हो गया, एक्सियल पॉइंट में फील्ड होती है मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग, भले इधर ले लो भले इधर ले लो। क्या ये बात याद आ गई? और इक्वेटोरियल पॉइंट में होती है मैग्नेटिक मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में। क्या ये बात याद है? यस, बिल्कुल याद है। तो यहां पर फील्ड क्या आएगी, 2km/r³, 2km/d³, 2k क्या हो जाएगा, μ0/4π, है ना। लेकिन m के बदले अब क्या आएगा, m√2, दोनों की मिला के /d³। यही आंसर है, बहुत ही शानदार तरीके से हम कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भले क्लियर वाटर हो, डाइवर को क्लियरली नहीं दिखता पानी में, क्योंकि बेटा जब हम पानी में चले जाएंगे बेटा लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करती है, इसलिए फिर जो इमेज होगी बेटा वो रेटिना पे फॉर्म नहीं करेगी, है ना। तो इसके बाद बेटा rays of light get diffused, velocity of light is reduced in water, a ray of light passing through the water makes it turbid, but focal length of the eye lens in water gets changed. Yes, जो focal length है बेटा वो चेंज हो जाएगी, है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40,
क्वेश्चन नंबर 40 में बेटा ये कहा गया है, यहां पर एक वोल्ट मीटर है, यहां एक एमीटर है ना, और वो कुछ रेजिस्टेंस को बेटा मेजर कर रहा है। तो अगर V बाय I अगर मैं यहां से लूं बेटा, V इक्वल टू IR होता है, मैं जानता हूं I आता है V बाय R। तो अगर V बाय R बेटा मैं यहां R आएगा V बाय I, R क्या आएगा? तो V बाय I बेटा अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा ना, जो इन्होंने V और I की वैल्यूज दी है वो आ रहा है 5। तो बेटा 5 बेटा देखो V इक्वल टू IR में R टोटल लेना होगा, वोल्टेज इसके क्रॉस है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? R प्लस RA। तो R प्लस RA की वैल्यू 5 है, तो जो रेजिस्टेंस होगा पक्का है कि 5 से कम होगा, पक्का है कि 5 से कम होगा, है ना। अगर कहते थे आइडियल एमीटर तो फिर मैं कहता 5 है, लेकिन अगर कोई कहेगा आइडियल नहीं है तो फिर मैं आइडियल मानूंगा नहीं। अगर क्वेश्चन हो और मेरे को मतलब मान लो क्वेश्चन हो और पूछे एमीटर की रीडिंग क्या है, तो फिर मैं आइडियल एमीटर मान लेता हूं खुद से। लेकिन यहां पर मेरे से पूछ रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, तो मेरे को क्या कहना होगा बेटा, एमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, यहां से V बाय I से क्या आएगा? R प्लस RA। क्या निकल के आएगा? वोल्टेज किसके क्रॉस है? इसके क्रॉस, अपॉन करंट कहूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, है ना, बोलो यार। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 41, ये अपने कोर्स का नहीं है ना, मतलब पता नहीं है क्यों पूछ रहे हैं बेटा। एक्चुअली होता क्या, वैसे अगर जस्ट बता दूं अगर एक लाइन, तो मतलब अगर मान लो यहां से यहां में कुछ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है V, तो बेटा इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने एक्सेलरेट किया, EV उस पर वर्क किया, अब वो जाके अगर मेटल को टकराएगा तो बेटा क्या होगा? वो स्लो डाउन होगा, स्लो डाउन होगा और वहां से एक्सरेज निकलेंगे। बेटा दुनिया ना सिमेट्रिक है, फोटॉन्स जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो फोटॉन्स निकलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जाके फोटॉन्स निकलते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सरेज का फॉर्मेशन। और जो आपने एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाया होता है EV इक्वल टू HC बाय लैम्डा मिन, जब सारी की सारी एक ही फोटोन निकल जाए सारी की सारी एनर्जी का, होता क्या है? इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है, जैसे मान लो मैं एटम हूं, इलेक्ट्रॉन जाके टकराया एटम के बिल्कुल माथे पे और रुक गया, तो एक ही फोटोन बना। लेकिन अगर मान लो टकरा के ऐसे साइड में निकल गया फिर दूसरे एटम को टकराया, तो बहुत बार हल्के हल्के करके डिसलरेट हो रहा है और हल्के हल्के करके खूब सारे फोटोन एमिट कर रहा है। तो जब खूब सारे फोटॉन्स निकाल रहा है तो उसमें क्या होगा? एक फोटोन की एनर्जी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन मतलब वो जब डायरेक्टली माथे पे जाके टकराया एटम के, तो EV इक्वल टू HC बाय लैम्डा मिन से आता है। पर पता नहीं मैंने क्यों बता दी, मेरे से गलती हो गई, ये कोर्स का है ही नहीं, है ना। तो अगला क्वेश्चन, एट एवरी इंस्टेंट द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा वो C होती है, वेलोसिटी ऑफ EM वेव के बराबर होती है। और रेडियो वेव कह रहे हैं वो किसके बराबर होगी? रेडियो वेव्स की वेलोसिटी के बराबर, स्पीड ऑफ गामा रेस के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तीनों बातें एक ही, तीनों बातें, क्योंकि सबकी स्पीड बराबर होती है। इन अ ट्रांजिस्टर एमीटर हैज लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी। बेटा जो इंप्योरिटी होती है बेटा या तो ट्राइवेलेंट या तो पेंटावेलेंट होती है। ट्राइवेलेंट डाली जाती है P टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, पेंटावेलेंट डाली जाती है N टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। जब हम बेटा ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालते हैं तो होता क्या है? नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाते हैं। जब पेंटावेलेंट डालते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। जब कुछ नहीं डालते, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते तो NeNH बराबर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं Ni। तो NeNH का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, विच इज Ni स्क्वायर। और जो बेटा अब ये तो अभी मैंने बताया था, तो बेस जो होता है बेटा उसमें क्या होती है? लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी होती है। बेस इज थिन एंड लाइटली डोप्ड, ठीक है। कह रहे हैं प्रोटॉन को रखा है 10 नैनोमीटर पे। बेटा याद दिला दो बेटा, कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन सा ज्यादा होगा? डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा यहाँ पे। बेटा देखो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना वो शॉर्ट रेंज होता है, खाली 10 फेम्टोमीटर तक ही लगता है, खाली 10 फेम्टोमीटर तक ही, 10 फेम्टोमीटर के बाद लगता ही नहीं, मतलब 10 की पावर -14 मीटर तक ही लगता है, उसके बाद लगता ही नहीं, मतलब उसके बाद नेग्लिजिबल हो जाता है, खत्म, हम जिसको कंसिडर ही नहीं करते 10 फेम्टोमीटर के बाद। तो इसका मतलब क्या है बेटा? अगर वो 10 नैनोमीटर पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बेटा कोई शॉर्ट रेंज है नहीं, वो तो KQ1Q2/R² लगेगा और अच्छा खासा अमाउंट में लगेगा। तो बेटा कहने का मतलब है कि अगर कभी भी कोई कहेगा न्यूक्लियर फोर्स बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर वो कहेगा डिस्टेंस है 2 फेम्टोमीटर 3 फेम्टोमीटर, तो मैं कहूंगा न्यूक्लियर फोर्स इज 50 to 60 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अगर 10 फेम्टोमीटर से ज्यादा है तो फिर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डेफिनेटली न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा है। अब कह रहे हैं एक हमारे पास एक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास है, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, वो इधर को अलाइन हो गई, फिर उसको मैंने थोड़ा सा छेड़ा, अब वो हल्का हल्का क्या हुआ? ऑसिलेट करने लग गई, है ना। जब ऑसिलेट कर रही है तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है जो ऑसिलेट करा रही है। फिर क्या किया हमने? उसको वर्टिकल प्लेन में लेके आया, मैग्नेटिक मेरिडियन में, जिधर को मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब हमने क्या किया? मैं बता रहा हूं, डिप नीडल वाइब्रेट्स इन दी वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक मेरिडियन। अच्छा, परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक मेरिडियन, वही मैंने कहा कि इन दी मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं कहना चाहिए था मेरे को, नहीं तो मतलब
बिल्कुल अलग हो जाता क्वेश्चन। तो बेटा देखो मैं आपको बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कराएगी, और जब मैं मैग्नेटिक मेरिडियन में ले जाऊं तो बेटा पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ को है, तो ऐसे रहेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर चला जाऊं, मैग्नेटिक मेरिडियन से परपेंडिकुलर प्लेन में, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, तो अगर ऐसे कर दूंगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसको इधर कर ही नहीं सकता, खाली वर्टिकल कंपोनेंट के कारण नीचे को है। अब अगर ऐसे करूंगा तो कौन ऑसिलेट करेगा? वर्टिकल कंपोनेंट। और कह रहे हैं दोनों केस में टाइम पीरियड बराबर आ रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बराबर हैं, एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री। कह दो समझ में आ गया दोस्त। वैसे अगर मेरे को जस्ट टाइम पीरियड की बात करनी हो प्यारे बच्चों, टाइम पीरियड की बात करनी हो, अगर एक मैग्नेट है मेरे पास जिसको मैंने थीटा से ऑसिलेट, थीटा से हल्का सा छोटा सा एंगल थीटा हिला दिया, तो टॉर्क आता है एम बी साइन थीटा, एम बी थीटा। जब थीटा छोटा होगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, एम एल स्क्वायर बाय 12 ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना। यहां से ओमेगा को निकालो 2 पाई बाय टी के बराबर कर डालो, एम बी थीटा इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा को निकालो 2 पाई बाय टी के बराबर कर डालो। इसी के साथ बेटा हमारा पेपर समाप्त होता है ना बेटा। काम की बात यह है, बार बार मैं आपको ये बेटा एक ही चीज बताऊंगा, पिछले साल भी बताई थी, है ना। आप मेंस के पेपर में बेटा देख सकते हैं चीजें ना रिपीट बहुत ज्यादा होंगी। एनटीए ने एग्जाम लेना है, हर एफएसटी से एक क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो बेटा बहुत ध्यान से एफएसटीज के सॉल्यूशन देखें, बहुत ध्यान से उसके आप कॉन्सेप्ट नोट्स बनाएं, जो कि मैंने आपको 2-3 शेयर भी किए वो एक एग्जांपल। तो वैसे एफएसटीज के आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट नोट्स बनाएंगे, हर पेपर से आपको एक क्वेश्चन मिलना है। बहुत ध्यान से बेटा क्वेश्चन करें, बढ़िया करके मेहनत करें और डेफिनेटली कामयाब हो इस बार। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।